नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की सुबह की सुर्खियों के साथ। एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयक पर कानूनी विशेषज्ञों के साथ जेपीसी की बैठक आज। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ और जेएस खेहर के साथ होगा विमर्श। सावन का महीना शुरू होते ही मंदिरों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। दिल्ली से देवभूमि तक हर हर महादेव की गूंज। कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कुआलालंपुर में अपने चीनी समकक्ष वांग यी से करेंगे मुलाकात। ताइवान और टैरिफ रहेगा बातचीत का प्रमुख एजेंडा। मौसम की खबरों में देश भर में बारिश का दौर जारी। अनेक इलाकों में जनजीवन पर असर। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश के आसार। और खेल जगत से लॉर्ड्स टेस्ट में पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 4 विकेट पर बनाए 251 रन। नीतीश रेड्डी ने एक ही ओवर में चटकाए 2 विकेट। जो रूट शतक से 1 रन की दूरी पर। और इन टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। एक देश एक चुनाव कराने की योजना पर विचार के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति की अगली अहम बैठक आज होनी है। बैठक के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 2 पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेएस खेहर समिति के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। ये बैठक नई दिल्ली स्थित संसद भवन एनेक्स में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 पर गहन विचार विमर्श करना है, जो देश में एक समान और एक साथ चुनाव की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं। बैठक में भाग लेने वाले अन्य प्रमुख विशेषज्ञों में पूर्व राज्यसभा सांसद और संसद की विधि और न्याय से जुड़ी स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर EM सुदर्शन नचियप्पन शामिल होंगे। उनके अलावा डॉक्टर वीरप्पा मोइली, जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष और संसद की वित्त समिति के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वे भी इस समिति से संवाद करेंगे और अपने सुझाव रखेंगे। विदेश मंत्रालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमने एक राज्य के एक उच्च पदाधिकारी की ओर से ग्लोबल साउथ के मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में की गई कुछ टिप्पणियों को देखा है। ये टिप्पणियां गैर जिम्मेदाराना और निराशाजनक है। ऐसे बयान उनको शोभा नहीं देते। भारत सरकार ऐसे अनुचित बयानबाजी से खुद को अलग करती है, जो मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों को कमजोर करती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की टिप्पणी को लेकर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि जो खुद अपना प्रदेश ठीक से संभाल नहीं पा रहा हो, वह विदेश मामलों पर टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। जो अपना प्रदेश ठीक से नहीं चला पाते, जहां पर उन्हें दिल्ली से लोग इंपोर्ट करने पड़ते हैं अपना प्रदेश चलाने के लिए, जो नशा मुक्त कहने की बात करते थे वो नशा युक्त कर देते हैं पंजाब को। आज वो फॉरेन अफेयर्स पर टिप्पणी कर रहे हैं। कहते हैं कि कई ऐसे देश हैं जिनके नाम मुझे नहीं पता, वो भी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर क्यों दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। भगवंत मान जी, वैसे तो बहुत सारे देश होंगे जिनके नाम आपको नहीं पता होगा, पर सऊदी का नाम तो पता ही होगा, इजिप्ट का नाम तो पता ही होगा, आपको पता ही होगा रशिया का नाम, फ्रांस का नाम। इन देशों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर के साथ नवाजा है, और ये केवल उनका नहीं बल्कि पूरे भारत का सम्मान है। अभी ब्राजील ने भी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है। ये हमारी विदेश नीति को दर्शाता है कि आज भारत किस प्रकार से इस स्थान पर पहुंचा है। धार्मिक आस्था का प्रतीक और सावन की पहचान कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में उत्साह का माहौल है।
भगवान शिव के लाखों भक्त अपने कांवड़ में हरिद्वार, गंगोत्री और गोमुख से गंगा जल भर कर लाते हैं और उससे भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। न ये सिर्फ एक यात्रा है, ना ही सिर्फ जल लाने की परंपरा। यह है एक जज्बा जो शिव तक पहुंचाता है, हर कदम, हर सांस, हर तपस्या के साथ। कहते हैं कि सतयुग में रावण ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल से उनका अभिषेक किया था। तभी से शुरू हुई ये परंपरा, पवित्र गंगा जल को लाकर शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा। आज लाखों शिव भक्त हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, गौमुख जैसे तीर्थों से गंगा जल लेकर अपने अपने शहरों के शिवालयों में चढ़ाते हैं। हजारों की संख्या में कांवड़िए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं, बस एक ही मंत्र के साथ, बोल बम, हर हर महादेव। तेज धूप हो या बारिश, कंधे पर झूलती कांवड़, मन में शिव का नाम और हर पग पर त्याग का संकल्प। न कोई जूता, न आराम, सिर्फ एक आस्था जो हर थकान को हर लेती है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं इस कांवड़ यात्रा में। वर्ष 2024 में 4 करोड़ से अधिक कांवड़िए शामिल हुए। 278 विश्राम शिविर लगाए गए, 25,000 पुलिस कर्मी तैनात हुए, 1200 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की गई, 200 से अधिक मोबाइल मेडिकल यूनिट्स तैनात रहीं, 400 किलोमीटर से ज्यादा कांवड़ पथ सुरक्षित किया गया और तो और 10,000 से अधिक सफाई कर्मी हर दिन सेवा में लगे रहे। सरकार, प्रशासन और समाज, हर कोई सेवा भाव से जुड़ा। कभी कोई राहगीर को पानी पिलाता है तो कहीं कोई कांवड़िया दूसरे को सहारा देता है। ये सिर्फ यात्रा नहीं, ये समाज के शिवमय हो जाने की प्रक्रिया है। कांवड़ सिर्फ जल नहीं लाती, वो साथ लाती है श्रद्धा, समर्पण और शिव से मिलने की चाह। जब शिव बुलाते हैं तो पांव नहीं, आस्था चलती है। हर हर महादेव। मेरठ के सदर बाजार में हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर एक कांवड़ तैयार किया गया है। इस ऑपरेशन सिंदूर कांवड़ को बनाने में हिंदू और मुस्लिम कारीगरों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कांवड़ में पुलवामा अटैक के पीड़ितों को दर्शाया गया है, वहीं ऑपरेशन सिंदूर के साहस को भी प्रदर्शित किया गया है। पहले बिल्डोयर वाली कांवड़ बनाई थी, वो हमारी काफ़ी फेमस रही थी, तो इसे दिमाग में रख के थोड़ा भी जो पहलगांव में हादसा हुआ था उसे सोचकर हमने आइडिया, हमारे प्लान में इसमें हमने राइफल लगाए हैं और तोप लगाई हैं। और बाकी ये लड़की है जो धर्म पूछ के, हाँ जी, धर्म पूछ के उन्होंने कहा था मोदी को बताना, ये संदेश दिया है। ये कांवड़ हमने ही बनाई है, सबने मिलके। ये हमारी सारी टीम खड़ी है। ये आपसी भाईचारे की मिसाल इसमें हमने पेश करी है। इसमें मैंने पीछे का पिलरों का काम करा। सरकार की जो एक मुहिम रही ऑपरेशन सिंदूर की, और उन्होंने इतनी जल्दी 4 दिन के अंदर इस ऑपरेशन को कंप्लीट करा, उसी से हमने प्रेरणा लेकर हमने एक कावड़ तैयार करी है। और सबने मिलकर बस एक हिंदू मुस्लिम के सौहार्द के अनुसार हमने इस कावड़ को तैयार करा है। सब बच्चे भी लगते हैं और सब बड़े भी इस कावड़ को बनाने में वो करते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल से आए हैं और ये हमारे साथ सेवा में लगते हैं। जो कावड़ के लिए जो तैयार कर रहे हैं ये सब सामान, सबसे बड़ी बात ये कि मस्जिद के सामने, और जो चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, लाइट की हो, पानी की हो, या हमारे सहयोग मुसलमान हिंदू मिल करके इसको तैयार करते हैं। और मैं जो देख रहा हूँ कि ये ऑपरेशन सिंदूर है, इस ऑपरेशन सिंदूर से पूरे देश को, पूरी दुनिया को बता दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर से हमने जो दुश्मनों को धूल चटाया है, लोगों को याद दिलाने के लिए कि हमने उस ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ हमारे देश के नौजवान, जो भविष्य हमारे देश के, वो इस चीज़ों को लेकर के एक अपने अंदर वो ताकत और हिम्मत बढ़ाने का काम करते हैं कि अगर कभी देश को ज़रूरत पड़े तो हिंदू मुसलमान सब मिलकर हम एक आवाज़ पर खड़े हो जाए और दुश्मनों को धूल चटाने का काम करें। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के साथ भारत की मजबूत साझेदारी पर जोर दिया है। वियना में आयोजित 9वें ओपेक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के दौरान उन्होंने भारत की ऊर्जा साझेदारियों को और मजबूत बनाने और देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के मकसद से कई अहम द्विपक्षीय और व्यावसायिक बैठकें की।
केंद्रीय मंत्री ने 9वें ओपेक इंटरनेशनल सेमिनार में ओपेक महासचिव हाथम अल घैस से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमने ओपेक के साथ भारत की मजबूत साझेदारी और यह सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा की कि ऑयल मार्केट संतुलित और पूर्वानुमानित रहे, ताकि विशेष रूप से हाल की भू राजनीतिक चुनौतियों के मद्देनजर ग्रीन और ऑल्टरनेटिव एनर्जी को लेकर ग्लोबल ट्रांजिशन सुचारू रूप से हो सके। उन्होंने जनहित को ध्यान में रखकर ऊर्जा क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को भी ओपेक के सदस्यों के समक्ष रेखांकित किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुजरात के केवड़िया में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में हायर एजुकेशनल संस्थानों के 50 से अधिक कुलपति भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए उपायों पर विशेष रूप से चर्चा हुई। शिक्षा मंत्रालय द्वारा गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करना है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले दशक में गुजरात के हायर एजुकेशन इकोसिस्टम में मूलभूत बदलाव हुए हैं, जिससे यह फ्लेक्सिबल और इनोवेशन से भरा हुआ है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का यह सम्मेलन 2 दिन तक यानी 10 और 11 जुलाई तक चलेगा। जब हम 2047 की भारत की विरासत के ऊपर, संस्कृति के ऊपर हम डेवलप नेशन की परिकल्पना कर रहे हैं, मैं मानता हूं हमारे सामने सबसे जिम्मेवारी शिक्षा जगत को है। उसमें से उच्च शिक्षा जगत को उसको लीडरशिप देने की आवश्यकता है। पिछले 10 साल की 11 साल की समीक्षा करते हैं, आज हम लोगों की 30% इंक्रीज हुई है उच्च शिक्षा की पार्टिसिपेशन। हम 2035 तक इसको 50% तक पहुंचाएंगे। सावन के पहले दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने भगवान शिव की आराधना की और विधिवत तरीके से रुद्राभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने हवन भी किया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, खबरें और भी हैं। कहाँ खोया रहता है भाई, हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ, ये सब क्या है भैया? हाँ क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ बाइकर बनने का सपना जो था, फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने लगा। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झारखंड में केंद्र प्रायोजित जल जीवन मिशन का हाल बेहाल है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में झारखंड काफी पीछे छूट गया है। झारखंड राष्ट्रीय औसत से करीब 25% पीछे है और नीचे से दूसरे स्थान पर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आरोप लगाया है कि झारखंड में यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। झारखंड में जल जीवन मिशन का हाल बेहाल। झारखंड में विकास की उल्टी चाल। नल जल योजना में नीचे से दूसरे स्थान पर झारखंड। भाजपा का आरोप, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी योजना। सत्ता पक्ष का तर्क, केंद्र से नहीं मिल रहा अपेक्षित सहयोग। झारखंड में घर तक नल से जल का सपना नहीं हो पा रहा है पूरा। हर घर तक नल से पानी पहुंचाने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर झारखंड में पानी फिरता दिख रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद नल से जल का इंतजार अब भी हजारों गांवों को है। कहा जा रहा है कि जल धारा को भ्रष्टाचार की दीमक घरों तक नहीं पहुंचने दे रहा, जिस कारण लोगों के हलक सूख रहे हैं। झारखंड में ताजा आंकड़ों को सही माने तो विकास की रफ्तार उल्टी है। यही कारण है कि झारखंड में जल जीवन मिशन का बुरा हाल है और राज्य इसके क्रियान्वयन में नीचे से दूसरे स्थान पर है।
इस परफॉर्मेंस पर नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। वो नीचे से दूसरे पायदान पे, तो झारखंड में नल जल योजना की स्थिति बदतर हो गई है। ये योजना ठेकेदारी की भेंट चढ़ गई। केंद्रीय मंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र में दिशा की बैठक के दौरान विकास योजनाओं की प्रगति पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विकास को लेकर गंभीर है, लेकिन झारखंड में काम करने की सुस्त और भ्रष्ट व्यवस्था बड़ी रुकावट है, जिससे जनता त्रस्त है। महत्वाकांक्षी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और लगातार दिशा की बैठक में भी इस मामला को हम उठाए हैं और उसके वजह से जांच भी हुई और जांच के क्रम में ये पाया गया कि बहुत ही बदतर स्थिति है। केंद्रीय मंत्री की बातों में दम दिखता है, क्योंकि झारखंड में जल जीवन मिशन की प्रगति तकरीबन 55% है, जो देश के औसत प्रगति से करीब 26% कम है। भाजपा इस योजना को लेकर काफी समय से मुखर रही है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा कि इस योजना में लूट खसोट की वजह से झारखंड पिछड़ रहा है। केंद्र सरकार योजनाओं में झारखंड को पूरा मदद करती है, जल मिशन में भी पूरा मदद किया। दूसरे राज्यों ने इस मदद को स्वीकार किया और आगे निकल गए, लेकिन अफसोस हमारी सोच नहीं बढ़ी और हर एक चीज में हमें भ्रष्टाचार ही दिखता है। और आज भी हम जो बॉटम के एक पायदान ऊपर होना, ये तो शर्मसार करने वाला वाकया है। इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच सत्ता पक्ष की अपनी दलील है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता किशोरनाथ सहदेव ने आरोप लगाया कि राज्य को केंद्र से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। जो भी केंद्रीय योजनाएं हैं, वो योजनाएं पूरी तरह से धरातल पर योगदान नहीं मिलने की वजह से नहीं उतर पा रहा है। जहां तक लगातार बीजेपी के लोग इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो ये जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन की शुरुआत की थी ताकि घरों तक स्वच्छ जल पहुंचाया जा सके, लेकिन अब तक झारखंड जैसे राज्यों में यह काम अधूरा है। झारखंड में हर घर नल जल योजना अमृत के समान है, जहां की भौगोलिक स्थिति काफी जटिल है। पहाड़ों और वनों से आच्छादित दुर्गम इलाकों में जल संकट अभी भी आम बात है। इसके बावजूद राज्य में इस योजना की तस्वीर अधूरी और असंतुलित है, जो तंत्र की असंवेदनशीलता को उजागर कर रहा है। डीडी न्यूज के लिए रमेश प्रभाकर और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। लंबे वक्त से अटके जैसलमेर भाबर रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए रेल मंत्रालय ने सर्वे की स्वीकृति दे दी है। थार के रेगिस्तान का जुड़ाव रेल मार्ग से अब गुजरात के रास्ते दक्षिणी भारत से होगा। प्रोजेक्ट का सीधा फायदा राजस्थान के पर्यटन को भी मिलेगा। आइए देख लेते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में बिछेगी 380 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन। डीपीआर और सर्वे के लिए 10 करोड़ की राशि स्वीकृत। जैसलमेर बाड़मेर सांचौर भाबर रेल मार्ग क्षेत्रवासियों की मांग। रेल मंत्री वैष्णव ने मांग को गंभीरता से लेते हुए परियोजना को दी स्वीकृति। परियोजना से राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों की रेल कनेक्टिविटी होगी मजबूत। राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को मिलेगी मजबूती। राजस्थान में जैसलमेर बाड़मेर सांचौर भाबर रेल परियोजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से 380 किलोमीटर लंबे रूट की डीपीआर और सर्वे के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने पर क्षेत्रवासियों ने खुशी जताई है और इस अहम स्वीकृति के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। ये परियोजना लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग रही है। रेल मंत्री वैष्णव ने मांग को गंभीरता से लेते हुए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए थे। 9.5 करोड़ रुपए की बजट की घोषणा हुई है। सर्वे का काम शुरू हो गया है और इसकी सर्वे जो फिजिबिलिटी सर्वे है वो काम अभी टेंडर हो गया, चल रहा है और आने वाले समय में नेक्स्ट बजट के अंदर इसकी बजट घोषणा होने की भी पूरी संभावना है और आशा करते हैं कि वर्षों पुराना मुद्दा है, उसके ऊपर अपने को सफलता मिलेगी। रेलवे द्वारा सर्वे के लिए स्वीकृति देने से ये ऐतिहासिक कदम राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और क्षेत्रीय विकास को नई गति देगा। जैसलमेर भाबर रेल लाइन भारत के पश्चिमी सीमावर्ती इलाके को देश के औद्योगिक, व्यापारिक और सामरिक केंद्रों से भी जोड़ेगी, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को और मजबूती मिलेगी। बहुत बड़ा काम है कि रामगढ़ तक जुड़ना मेरे लिए भी बहुत बड़ी खुशी है कि वहां से जैसलमेर तक तो 950 करोड़ रुपए का सर्वे का काम हो रहा है, लेकिन साथ में 50 लाख का मेरे सोनू सेवते हुए रामगढ़ तक जुड़ा है।
इसलिए मेरे इस पूरे सेक्टर को भी बहुत बड़ी खुशी आज हो रही है। ये भारतीय सेना के लिए भी सुरक्षा के हिसाब से बहुत ही मजबूती है। बड़ी संख्या में जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर क्षेत्र के लोग देश भर में व्यवसाय कर रहे हैं। उनके लिए ये रेल लाइन वरदान साबित होगी। साथ ही राजस्थान के पर्यटन व्यवसाय के लिए भी ये रेल लाइन वरदान साबित होने जा रही है, क्योंकि जैसलमेर भाबर लाइन के माध्यम से गुजरात के रास्ते दक्षिण भारत से भी जुड़ जाएगा। जैसलमेर भाबर ये हमारे शहर की बहुत बड़ी मांग थी और इसके ऊपर स्वीकृति मिलना मतलब जैसलमेर के लिए ये बहुत अच्छा काम होने वाला है। तो जैसलमेर से भाबर जब ये रेलवे लाइन शुरू हो जाएगी तो ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही सुलभ और हमारे लिए बहुत ही अच्छा ये रोजगार का माध्यम उपलब्ध हो जाएगा इससे। इस परियोजना से किसानों को अपनी फसल को बड़ी मंडियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। विद्यार्थियों, व्यापारियों व उद्यमियों के लिए ये परियोजना रोजगार, शिक्षा व व्यापार के नए द्वार खोलेगी। जैसलमेर से डीडी न्यूज के लिए श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी कि PMFAMI उत्तर प्रदेश के लोगों को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में लाभ पहुंचाने में उल्लेखनीय भूमिका निभा रही है। PMFME केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा देना और इसमें प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। देखिए उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना उत्तर प्रदेश की जनपद फतेहपुर में छोटे फूड प्रोसेसिंग उद्यमियों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और नए उद्योग स्थापित करने के लिए कारगर साबित हो रही है, जिसमें सूक्ष्म खाद्य उद्योगों की स्थापना के लिए लाभार्थी को सीधे 35% तक का आर्थिक अनुदान दिया जा रहा है। जनपद फतेहपुर में जो है बहुत ही अच्छे जो है इसकी प्रगति बहुत अच्छी है। अब तक जो है विगत जो इसकी 3-4 साल में ये करीब 551 यूनिटें हैं स्थापित हुई हैं और इतने ही लोग इसमें जो है जो सीधे इसमें लाभान्वित है 551। और अगर आप प्रत्यक्ष रूप में देखें तो करीब करीब पर यूनिट में 10 से 15 सहयोगात्मक रूप में जो कर्मचारी होते हैं वो लाभ जो है प्राप्त किए हैं। जनपद फतेहपुर में 551 इकाइयां स्थापित की गई हैं। इसमें लाभार्थियों को लगभग 20 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। इस योजना का उद्देश्य रोजगार की तलाश में गांव से बड़े शहरों को पलायन करने वाले किसानों और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के जरिए फतेहपुर जिले में हजारों बेरोजगारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। हमको यहाँ कुछ लोगों से पता चला कि यहाँ ये मसाला फैक्ट्री खुल गई है। इसके जरिए से हमको घर चलाने में मतलब बहुत मदद मिलती है। इससे हमारा काफ़ी हेल्प होती है और यहाँ पर हर प्रकार का मसाला बनता है। अपने परिवार चलाने में मदद मिलती है। लाभार्थी नितेश कुमार साहू ने बताया कि PMFME योजना के तहत 45 लाख रुपए का बैंक ऋण लेकर फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया है, जहां हल्दी, धनिया, मिर्च, काला नमक, बिरयानी मसाला, चिकन मसाला जैसे 114 तरह के फूड प्रोडक्ट बनाकर बिक्री की जाती है। इन उत्पादों की बिक्री जनपद फतेहपुर के अलावा आसपास के 1 दर्जन से अधिक जनपदों में की जाती है। इस उद्योग के शुरू हो जाने से 1 दर्जन से अधिक महिलाओं को रोजगार भी मिला है। पहले ये अपना व्यवसाय छोटे स्तर पर करते थे और पूंजी के अभाव के कारण इसको बढ़ा नहीं पा रहे थे, लेकिन सरकार की योजना का सहारा लेकर बड़ी यूनिट स्थापित करना संभव हो पाया है। ये कार्य मैं लगभग 20 से 23 साल से मैं कर रहा हूँ, छोटे स्तर से कर रहा था और अब मैं इसको जो है PMFME के अंतर्गत आकर के इसका योजना को मुझे प्राप्त हुआ है और उसके माध्यम से मैंने काम को थोड़ा सा स्तर और बढ़ाया है, जिसकी वजह से मेरे कई जिलों में कार्य और तेज़ी से चलने लगा है। गौरतलब है कि PMFME केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा देना और इसमें प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और चीनी विदेश मंत्री वांग यी आज मलेशिया में मुलाकात करेंगे। ये दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों की पहली प्रत्यक्ष बैठक होगी और संभावना जताई जा रही है कि यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच संभावित शिखर वार्ता की भूमिका तैयार कर सकती है। दोनों देशों ने हाल ही के महीनों में व्यापार समझौतों और तकनीकी प्रतिबंधों में नरमी के संकेत भी दिए हैं, जिससे उम्मीद है कि एपेक समिट या बीजिंग में शी ट्रंप बैठक की राह बन सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा मेरी सहयोगी संध्या शर्मा के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।